ये डिस्कस कर लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें जो है कि केवल 13 ग्रुप और 14 ग्रुप ही स्टार्ट करना है, पढ़ना है। और 13 ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं और 16 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं। ठीक है, इस पी ब्लॉक एलिमेंट में हमें जनरल प्रॉपर्टी पहले पढ़नी है। बहुत थोड़े ऐसे जो कंपाउंड है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जो तुम लोग पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो, जो कुछ भी तुम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, एस ब्लॉक तक कहां तक पढ़ लिया, हाइड्रोजन तक पढ़ लिया ना, हाइड्रोजन तक इस टेस्ट में पढ़ लिया कि नहीं, हाइड्रोजन तक, तो उसको रिवाइज कर लो। और यहाँ पे हम लोग जो है पी ब्लॉक स्टार्ट किए, पी ब्लॉक एलिमेंट, इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो पूरे 12 नहीं 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप आते हैं। इसमें 13 में हमारा बोरॉन कार्बन फैमिली है, 14 में 15 में नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, और यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली है, और फिर यहाँ पे इनर्ट गैस फैमिली स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे नियॉन हो जाएगा। इसके बाद इस ग्रुप के एलिमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, Tl। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड Pb। ओके, और इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिनियम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, इतने एलिमेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर शुरू होता है ये 5 से 6 7 8 9 10, इसका है 2। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे हो जाएगा 31 32 33 34 35 36। इसमें अगर हम जो है कि 18 जोड़ देंगे 54 53 52 51 50 49। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 32 जोड़ देंगे, फिर 32 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 82 83 84 85 एंड 86। ठीक है, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है जिनके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। इसमें जो है कि ये इसको यहाँ से हम ले लें, अगर रेडियोएक्टिव नेचर के होते हैं, इस साइड में हमारे सब नॉन मेटल है यहाँ तक, ये इसको हम नॉन मेटल में कैटेगरी में ले लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये सब हमारे जो है यहाँ पे नॉन मेटल है,
नॉन मेटल। और ये जो हमारा ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है वो इनर्ट गैस का है, इनर्ट गैस एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें से हमें केवल दो ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, 13 और 14 पढ़ने हैं। ठीक है, 13 14 में भी हमें जनरल प्रॉपर्टी पे फोकस करना है ज्यादातर। और जो इसमें क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है कंपाउंड्स हैं, कुछ एक कंपाउंड्स भी अगर पढ़ लिया जाए तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो मतलब कि हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बुक में सब दिया हुआ है। अब हम लोग सीधे 13 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ग्रुप 13 कब आएंगे हम लोग? ग्रुप 13, इसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं। ठीक है, ये बोरोन फैमिली के अंदर अगर एलिमेंट देखा जाए तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है इसमें, देखो हमारा एल्यूमिनियम जो है कि थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन पीरियोडिक टेबल है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तीसरा जो हमारा मेटल है वो क्या है? वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट abundant metal in earth crust, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सब तीसरा जो है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल है ये। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है सबको? इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर जो हम देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1। ठीक है, आउटर मोस्ट में S में 2 और P में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लें तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको नोट कर लिया होगा सबने? चलिए, तो पहले है हमारा बोरॉन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, फिर है इंडियम और फिर है थैलियम। यहाँ से एटॉमिक नंबर इसका है 5, इसमें 18 जोड़ देंगे, सॉरी 8 जोड़ देंगे, इसका आ जाएगा 13। और फिर यहाँ पे हम 18 जोड़ देंगे तो 31, फिर यहाँ 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और फिर यहाँ पे 32 जोड़ देंगे तो 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 81। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। यहाँ पे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हीलियम का 4 लिख देंगे, क्योंकि NH2 पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2s2 2p1। फिर यहाँ से हीलियम के बाद एल्युमिनियम के पास आएगा नियॉन का, और यहाँ हो जाएगा 3s2 3p1। गैलियम में जब आएंगे तो यहाँ पे आर्गन आ जाएगा,
आर्गन AR, और यहाँ पे हो जाएगा 3D10। 3D10 कैसे होगा आर्गन का 20, हाँ 3D10। और आर्गन का कितना हो गया 20, 20 कैसे हो गया 18 हो गया 18, हाँ ओके ठीक है। ये हो गया 4:4p, 4p1। फिर उसके बाद क्रिप्टॉन आ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या नहीं, 36, 36। फिर यहाँ पे 3D10, तो हो गया 46, 4:4p, सॉरी 5:2, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4D10, 5:5p1। और फिर यहाँ पे हम लास्ट में आ जाएंगे जेनॉन के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4F14, कितना 81 है, जेनान का 54 होता है, हमको चाहिए 30, तो एक तो हम 14 ले लेंगे F14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4F14, 5D10, तो 10 और 14 24, 24 और 54, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 6S2 और 6P1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू चेंज हो रही है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, ठीक है। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सारी क्या होगी, सेम हो जाएगी, इसीलिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया NS2np1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक आयनिक रेडियाई। इसमें कोई दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत वो तो पूछ सकता है कि क्यों ऐसा क्या लिखा जाता है, उसमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई पे। जो चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, सारा कुछ उसी तरह से है। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई की बात करेंगे तो अगर हम पहले कंपैरिजन करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपैरिजन करेंगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या है साइज छोटी हो जा रही है। तो एटॉमिक रेडियाई इन कंपैरिजन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, रेडियाई इज smaller than smaller than alkaline earth metal, okay, due to more electron and high effective nuclear charge, effective
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेफ से दिखाते हैं ऐसे करके। तो हम तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ऐसे नहीं कि केवल बोरॉन फैमिली में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दूसरे भी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। लेकिन एक यहाँ पे इंक्रीजेस, इंक्रीज होने के कारण तो पता है कि इलेक्ट्रॉन नए सेल में जाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब नए सेल में जाते हैं तो साइज भाई बढ़ेगी, डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है। लेकिन एक यहाँ पे एब्रप्ट चेंज आता है। हमें अगर ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर हमें दिखाई देना चाहिए कि इसकी एटॉमिक रेडियाई छोटी है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम की छोटी है, जो है कि गैलियम से गैलियम की छोटी है, इंडियम से और इंडियम से छोटी है हेलियम की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा जो कि रेगुलर अदर किसी ग्रुप में देखेंगे तो हमें ऐसा ही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है गैलियम के केस में। ये थोड़ा इधर आ जाएगा और ये थोड़ा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है। अब इससे दो को तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है और इससे एक जो है कि रीजन असर्शन क्वेश्चन बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन ही लिख देते हैं, रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम असर्शन पे आते हैं। assertion, gallium has abnormally small atomic radii। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन आता है। रीजन, अब रीजन क्या होगा? रीजन ये है कि ड्यू टू पुअर shielding of d orbital electron effective nuclear charge increases। effective nuclear charge increases। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो चीजें दी है। जहां जिसको नहीं समझ आएगा वो पूछ लेगा। अब इसमें एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है कि गैलियम की साइज छोटी हो जाती है, तो उसमें होता क्या है कि सपोज करो ये न्यूक्लियस है और ये 3 सेल है, 4 सेल है सपोज। आपकी आवाज फंस जा रही है। आवाज फंस रही है? अब आ रही है? देखो, अच्छा फिर से बोल देता हूँ मैं। यहाँ पे जो हमारा असर्शन दिया है कि गैलियम हैज एबनॉर्मली स्मॉल एटॉमिक रेडियाई।
इसको स्मॉल होना नहीं चाहिए था मगर स्मॉल है। तो स्मॉल होने के पीछे रीजन क्या है? स्मॉल होने के पीछे का रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है पुअर शिल्डिंग करते हैं। पुअर शिल्डिंग कैसे करते हैं जरा हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कि सपोज करो कि यहाँ पे है 3D और यहाँ है 4s, यहाँ पे है 3D, यहाँ पे है 4s। अब इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, ठीक है, तब तो न्यूक्लियर फोर्स जो यहाँ से जा रहा है उसको कवर कर लेता। अगर यहाँ पे होता तो खींच लेता, कवर कर लेता। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? अगर लाइट जल रही है उसके सामने तुमने पर्दा डाल दिया, जैसे परछाई आती है, शैडो क्यों बनता है? शैडो इसलिए बनता है कि हमारी बॉडी को वो लाइट क्रॉस नहीं कर पाता, तो जितनी दूर क्रॉस नहीं कर पाएगा उतना दूर शैडो बन पाएगा। तो हम कहेंगे कि लाइट का इफेक्ट हमसे आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, हमारे पीछे है। वैसे ही अगर ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स चलता और रास्ते में डी का इलेक्ट्रॉन आ जाता तो उतना फोर्स यहाँ नहीं पहुंचता, और जब नहीं पहुंचता तो यहाँ पे साइज जो है कि डिक्रीज नहीं करती है नॉर्मली, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये जो डी का इलेक्ट्रॉन है थोड़ा नीचे आ गया, अगर यहाँ पे रहता तो ये पूरी तरह से सील्ड कर लेता, और यहाँ पे नहीं है तो पुअर सील्डिंग कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, तो यहाँ से न्यूक्लियर फोर्स इसके पास पहुंच जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास, और वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कर रहा है जिससे साइज छोटी हो जा रही है। अब ये खींच करके आगे की ओर आ गया। ये बात समझ आई सबको? जिसकी वजह से अब नॉर्मली उसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। अभी भी अगर क्लियर ना हो तो पहले पूछो। देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जब ऑर्बिटल जो बनाए जाते हैं, ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट होता है, किसी किसी एटम में जब डी ऑर्बिटल क्या है कि किसी वजह से या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो है किसी किसी एटम में डी ऑर्बिटल नीचे की ओर चला जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन भी नीचे चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स को वो खुद भी शेयर नहीं कर पाते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं पा पाते हैं जो पाना चाहिए उनको, ठीक है, तो इसलिए पुअर शील्डिंग करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछो, बात अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। सर एक बार फिर से बता दीजिए कि ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग क्यों करते हैं? देखो पुअर शील्डिंग करने का मतलब ये होता है कि जनरली होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्डर में होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्डर में होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट के केस में ऐसा होता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइन में ना होकर के लाइन के नीचे चले जाते हैं। कुछ में जैसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, डी ब्लॉक में पढ़ोगे आगे चल करके 12th में, तो वहां पे पाओगे कि जो वहां पे डी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग कर रहे हैं। पुअर शील्डिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऊपर नीचे है, लाइन में नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स की लाइन में नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स की लाइन में नहीं है तो न्यूक्लियर फोर्स आगे की ओर बढ़ जाएगा, बीच में क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सड़क पे डिवाइडर बना रहता है, ऐसे डिवाइडर बना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो सड़क के किनारे वाले हिस्से से गाड़ी निकालते चले जाते हैं। कभी होता है कि नहीं, बोलो। जहां देखते हैं कि डिवाइडर टूटा है उसके बीच में से लेके चले जाते हैं। बीच में से क्यों होता है ना, तो बीच में से हम क्यों चले गए, क्योंकि वहां रुकावट नहीं थी, वहां कोई रुकावट नहीं थी, तो हम लोग बीच से चले गए। वैसे ही क्या होता है कि अगर ये डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो ये रुकावट पैदा करता है, ये डिवाइडर का काम करता है, लेकिन ये डी इलेक्ट्रॉन जो है नीचे चला आया, ठीक है, नीचे चला आया,
तो अब ये डिवाइडर बीच में से टूट गया है, तो अब ये हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बस इसी वजह से यहाँ पे पुअर शिल्डिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट में पढ़ेंगे कि हमें पुअर शिल्डिंग मिलती है क्योंकि ऑर्बिटल ऊपर नीचे हो जाते हैं। आई बात समझ में? और कोई क्वेश्चन बोलो? टॉपिक शुड बी क्लियर। ठीक है, चलो बाकी तो साइज उसी तरह से बढ़ती रहती है और कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्वेश्चन, अब इस सब चीजों को रटना नहीं है, इस सब चीजों को डिस्कशन से ही क्लियर करना है कि अगर आप रटने का दिमाग बना लिए तब तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत होगी। हाँ, जो चीजें एबनॉर्मल आ रही हैं, दूसरी तरह की आ रही है, तो उनको हम थोड़ा नोट कर लेंगे। डेंसिटी की देखो बात करते हैं। अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिक्स से अगर जोड़ ले तो भी हम याद कर सकते हैं। डेंसिटी क्या कहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम पीरियोडिक टेबल में पहुंच गए हैं बोरान के पास। बोरान वाला ग्रुप कौन सा है हमारा? 12 ग्रुप है। वहां पे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाएगी। क्यों छोटी होती जाती है ये भी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ही सेल में जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ही सेल में जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज क्या होती है? छोटी होती है। और अगर साइज छोटी होगी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन केस पी ब्लॉक एलिमेंट में हम अगर 12 ग्रुप एलिमेंट की बात करें और कंपैरिजन करें हम जो है कि अल्कली मेटल से, अल्कली मेटल से अगर हम करें तो क्या हमें मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि अल्कली मेटल से इनकी साइज क्या है? छोटी है। 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी then group second element। ठीक है, और ये मास बढ़ने की वजह से, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। डेंसिटी जनरली घटनी चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे जाकर के, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ रहा है। वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए डेंसिटी नीचे जाकर के क्या हो रही? बढ़ रही है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ठीक है। अमूमन क्या होता है, नीचे जाने पे साइज बड़ी होती है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा डेंसिटी क्या हो जाती है? नीचे जाकर के बढ़ जाती है। हमें एक उल्टा सा समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे मास जो है कि बढ़ जाता है। आई बात समझे? तो ये हो गया हमारा डेंसिटी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछे कि जरा ये बताओ कि अल्कली मेटल के कंपैरिजन में या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? सोच के बताओ जरा, क्या होना चाहिए? चलो पहले आज के लिए इतना ही।